हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि जो सबसे पहले शहर थे। इस चैप्टर में हम उन शहरों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो शहर थे वो बने कैसे, उनकी क्या खासियत थी। इस चैप्टर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हमें कैसे पता चला कि हज़ारों साल पहले एक सिटी थी हड़प्पा, यानी किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, इन शहरों में खासियत क्या थी। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, इन शहरों में कैसे घर हुआ करते थे, कैसी नालियाँ, कैसी सड़कें हुआ करती थीं। लाइफ इन द सिटी, इन सिटीज़ में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, सिटी में लोग क्या क्या काम करते थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, सिटीज़ में जो नए क्राफ्ट थे उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, शहर में रहने वाले लोगों के लिए फूड कहाँ से आता था। अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, इस टॉपिक में हम गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये शहर जो बसे थे ये शहर ख़त्म होते चले गए। एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की। सबसे पहला टॉपिक है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा एक साइट है, एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ कुछ रिमेन्स पाए गए हैं। हम बार बार हड़प्पा का नाम सुन रहे हैं। इसकी स्टोरी क्या है। सबसे पहले हमें इन सिटीज़ के बारे में पता चला था आज से 150 ईयर्स पहले, 150 साल पहले ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल था। उस समय पंजाब में, जो आज पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है पंजाब में, लाहौर से मुल्तान तक का। वहाँ पर रेलवे इंजीनियर्स और वर्कर्स को ब्रिक्स का एक ढेर मिलता है कंस्ट्रक्शन करते वक्त खुदाई में, यानी उनको सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले। लेकिन उनको तो मालूम नहीं था कि ये क्या है। उनको ये लगा कि दिस इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। वो तो हैरान थे क्योंकि वहाँ पर इतनी हाई क्वालिटी की इतनी सारी अच्छी ब्रिक्स अवेलेबल थी जो उनके बड़े काम में आ सकती थी। उन्होंने जो ब्रिक्स मिली थी हड़प्पा से उसी को यूज़ कर लिया पंजाब की रेलवे लाइन बनाने के लिए। इस चक्कर में बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती थी। अगर वो ये बिल्डिंग्स ईंटों के चक्कर में नहीं डिस्ट्रॉय करते तो आज हमें इन सिटीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम पड़ता। फिर रेलवे लाइन बनी और लोग इन सिटीज़ के बारे में भूल गए। ये सिटीज़ रीडिस्कवर हुई 80 ईयर्स पहले, मतलब रेलवे लाइन बनने के 70 ईयर्स बाद। इस बार ये साइट आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। तब आर्कियोलॉजिस्ट ने रियलाइज़ किया कि ये तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट की। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तरह से शुरुआत थी हमारी इंडियन सिविलाइजेशन की। ये साइट मिली थी मॉडर्न टाउन हड़प्पा में, जो पाकिस्तान में है, उसके पास। इसलिए जब हड़प्पा के पास ये साइट मिली तो इसका नाम भी हड़प्पन साइट रख दिया गया। सबसे पहले सिटी जो डिस्कवर हुई वो थी हड़प्पा। All other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4,700 years ago. हड़प्पा साइट के बाद और भी कई अलग अलग जगहों पर खोज की गई। उन तमाम जगहों पर जहां पर हड़प्पा साइट के जैसे खंडहर, हज़ारों साल पहले बने घर मिले, बिल्डिंग्स मिली, जैसे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, उन तमाम मिलती जुलती साइट्स को एक साथ टर्म किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन साइट्स को एक्सकेवेट किया, रिसर्च किया, कार्बन डेटिंग की, तो पता चला कि ये सिविलाइजेशन करीब करीब 4700 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। दिस टर्म हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय जॉन मार्शल who was a British archaeologist। चलिए देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने बड़े एरिया में फैली थी। इसका नॉर्दर्न मोस्ट साइट है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है।
ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुतका गेंडर जो बलूचिस्तान में है और सदर्न मोस्ट साइट है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये सिविलाइजेशन फैली थी। इस सिविलाइजेशन में कई सारी मेन साइट्स थीं, जैसे हड़प्पा जो कि पंजाब में थी, लोथल जो कि गुजरात में थी, मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध में थी, सिंध अब पाकिस्तान में चला गया है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और धोलावीरा जो कि गुजरात में था। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो मिडिल ईस्ट यानी एशिया के मिडिल पोर्शन वहाँ की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी, वहाँ के लोग यानी सुमेरियंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा कहते थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही वक्त की सिविलाइजेशन थी। अगला टॉपिक आता है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इन शहरों की खास बात क्या थी। हड़प्पन साइट्स में जो सिटीज़ मिली हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्ट का हिस्सा था वो छोटा था लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई पर बना था। जो ईस्ट का हिस्सा था वो बड़ा था और लोअर यानी नीचे था। वेस्टर्न पार्ट को सिटाडेल कहा जाता है और ईस्टर्न पार्ट को लोअर टाउन कंसिडर किया जाता था। जो वेस्टर्न पार्ट था यानी सिटाडेल था वहाँ पर इम्पोर्टेंट और स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी और जो ईस्टर्न पार्ट यानी लोअर टाउन था वहाँ पर लोग रहते थे। जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल थे वो लोअर टाउन में रहते थे। काफ़ी सिटीज़ के सिटाडेल में हमें काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं। Walls of baked bricks were built around each part. These bricks were laid in interlocking patterns giving strength to walls. ये शहर बने थे ब्रिक्स से। ये ईंटें भट्ठी वाली ईंटें थीं। इन्हें प्रॉपर तरीके से बेक किया गया था। ये पक्की ईंटें थीं। उस समय के ब्रिक्स इतने अच्छे से बेक थीं कि 5000 साल बाद भी वो परफेक्ट कंडीशन में थीं। जब पंजाब में रेलवे लाइंस में उनको यूज़ किया गया, दे वर स्टिल परफेक्ट। तो आप सोच सकते हो कि उनको कितने अच्छे से बनाया गया होगा। इन ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था, एक वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल फिर एक वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ मेन साइट्स थीं। उन साइट्स में एक इम्पॉर्टेंट साइट है मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध के पास है। मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल में एक स्पेशल टैंक बना था जिसको कहते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ स्विमिंग पूल की तरह था। द ग्रेट बाथ वॉज लाइन्ड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। ग्रेट बाथ में 2 तरफ से सीढ़ियाँ थीं, चारों तरफ रूम्स होते थे, प्रोबेबली फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। इस बाथ को ईंटों से कवर किया गया, उस पर प्लास्टर लगाया ताकि वो मजबूत रहे, अंदर से स्मूथ रहे। नेचुरल टार से इसे वाटर टाइट बनाया गया ताकि अगल बगल की बिल्डिंग्स में पानी लीक न करे। ये भी खास बात है कि उस समय के लोगों को केमिकल्स की इतनी जानकारी थी कि इनको पता था कि नेचुरल टार वाटर रिपेलेंट होता है। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि स्पेशल ओकेजन पर शहर के इम्पोर्टेंट लोग यहाँ आते होंगे डुबकी लगाने के लिए। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। ग्रेट बाथ में आसपास के कुओं से पानी भरा जाता रहा होगा और उस पानी को फिर ड्रेन कर दिया जाता होगा, बहा दिया जाता होगा आफ्टर यूज़। ग्रेट बाथ के आसपास तमाम तरह की नालियाँ भी बनी थी फॉर वाटर ड्रेनेज। कालीबंगन राजस्थान में और लोथल गुजरात में ये जो साइट्स हैं इनमें फायर अल्टार पाए गए हैं। अल्टार उस जगह को कहते हैं जहाँ पर मेन रिचुअल्स या मेन सेरेमनीज करी जाती थीं। आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि मे बी यहाँ पर सैक्रिफाइसेस दिए जाते होंगे, बलि दी जाती होगी। फायर अल्टार्स मतलब अग्निकुंड। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड स्टोर हाउसेज इन सिटाडेल। वहाँ पर हमें स्टोर हाउसेज के रिमेन्स मिले हैं। इन स्टोर हाउसेज में वो फूड ग्रेन स्टोर करते होंगे। फार्मिंग में जो एक्सेस प्रोडक्शन होता होगा उसे लोग स्टोर हाउस में स्टोर करते होंगे। अगला टॉपिक है हाउसेज
ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यानी कि उन शहरों में घर कैसे होते थे, वहाँ की नालियाँ कैसी होती थी और वहाँ की गलियाँ कैसी थीं। जनरली 1 या 2 स्टोरीज के हाउसेस बनाते थे वो। सेंटर में कोर्टयार्ड होता था, मतलब आंगन या बरामदे जैसा, जिसके चारों तरफ रूम्स होते थे। कई घरों में सेपरेट बाथिंग एरिया था। बाथरूम घर के अंदर नहीं था, अलग से था बाहर। बाथरूम के लिए पानी आता था आसपास के वेल्स से। वो अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते थे, जिसको वो वेल से एक्सेस करते थे। अब आते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम पे। इट वॉज एन अट्रैक्टिव एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स विथ स्लोप्स सो दैट वाटर कुड फ्लो ईजिली। इन शहरों की नालियाँ कवर्ड थी, विच इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड, क्योंकि उससे गंदगी नहीं फैलती है और डिजीज़ नहीं फैलती हैं। ड्रेन्स को सीधी लाइन में लेआउट किया जाता था। नाली स्लोप्स के साथ बनाई गई थी, जिससे पानी आराम से बह सके। जो घरों के ड्रेन थे वो स्ट्रीट की ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। छोटी छोटी नालियाँ आगे जाकर बड़ी नालियों से मिल जाती थी। ढकी हुई नालियाँ साफ करने में दिक्कत ना हो, इसलिए इंस्पेक्शन होल्स व प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर इजी क्लीनिंग। जगह जगह पर छोटे छोटे इंस्पेक्शन होल्स बने थे, जिससे कि लोग देख सके कि कहाँ कहाँ गंदगी फंस रही है, जिससे कि वहाँ की सफाई आराम से हो सके। ऑल दिस शोज़ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। जो भी डेवलप हुआ प्लान्ड वे से एक साथ हुआ, क्योंकि अगर रैंडम होता, अलग अलग होता, तो इतना सिस्टमैटिक नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ इन द सिटी। शहर के जो लोग थे उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती थीं। सिटी लाइफ एट दैट टाइम वॉज बिजी लाइफ। शहरी जीवन व्यस्त रहता था। यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहता था। कौन सी स्पेशल बिल्डिंग बनेगी, लाइक ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा दिखेगा, ये सब प्रोबेबली रूलर्स प्लान करते थे। रूलर्स काफ़ी सारे लोगों को डिस्टेंट लैंड्स भेजते थे, यानी दूर दराज के इलाकों में भेजते थे, जहाँ से वो कीमती सामान ला सकें, जैसे मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और भी इसी टाइप की महंगी नई चीज़ें। रूलर्स इनमें से सबसे बढ़िया बेशकीमती चीज़ें अपने लिए रख लेते होंगे, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर से बने ऑर्नामेंट्स एंड ब्यूटीफुल बीड्स। रूलर्स के अलावा और कौन से लोग थे और कौन से प्रोफेशन थे? There were scribes. They were the people who knew how to write and they helped to prepare seals. Scribes उन लोगों को कहते हैं जो लिखा पढ़ी का काम किया करते थे। सील्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। स्क्राइब्स सील्स बनाया करते थे। स्क्राइब्स ने कुछ और भी मटेरियल्स पर लिखा होगा, जैसे वुड, पर वुड सर्वाइव नहीं करी। उन्होंने मेटल और पत्थर पर जो लिखा वो बच गया, पर पेरिशेबल मटेरियल पर जो लिखा वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस पिक्चर में ये हड़प्पन सील है। इसमें एक यूनिकॉर्न टाइप का एनिमल बना है। इन सील पर ऊपर भी कुछ लिखा रहता था, पर हम इस स्क्रिप्ट को आज तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं। ये सब कॉन्टिनेंट की सबसे पहले लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट थी। देन देयर वर क्राफ्ट पर्सन्स। ये मेल्स भी हो सकते थे, फीमेल्स भी हो सकती थीं। ये अलग अलग टाइप के क्राफ्ट बनाते थे, मे बी अपने घरों में या वर्कशॉप्स में। कुछ सिटीज़ में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ वर्कशॉप्स रही होंगी। कई ट्रैवलर्स भी थे जो दूर दूर के इलाकों में जाते थे या वहाँ से आते थे ट्रेड के लिए। जब ट्रैवलर्स आते थे या जाते थे तब एक्सचेंज होता था रॉ मटेरियल, कल्चर एंड स्टोरीज़ का। हमें ट्रेड के एविडेंसेस मिले हैं। इजिप्ट की कुछ सील्स इंडिया में मिली हैं और इंडिया की कुछ सील्स इजिप्ट में मिली हैं। जब लोग ट्रेड के पर्पस से, रॉ मटेरियल के एक्सचेंज के पर्पस से एक कंट्री से दूसरी कंट्री या कॉन्टिनेंट गए होंगे तो कल्चर्स, स्टोरीज़, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ का एक्सचेंज हुआ होगा। उस सिविलाइजेशन से टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं। इन टॉयज़ से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली हैं कि उस टाइम पर क्या होता रहा होगा। बच्चे इन टेराकोटा टॉयज़ से खेलते रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। सिटी में कई लोग क्राफ्ट वर्क में इंगेज थे। वो क्राफ्ट वर्क क्या था? किस तरह का क्राफ्ट था हड़प्पन सिटीज़ में? टूल्स, वेपन्स
ornaments and vessels made of stone, shells and metals including copper, bronze, gold and silver were made. इन शहरों में टूल्स बनाए जाने लग गए थे, अलग अलग तरह के वेपन्स बनाए जाने लग गए थे। इससे पहले तक अर्ली मैन पत्थरों से वेपन्स और टूल्स बनाते थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेटल का यूज़ करके अलग अलग तरीके के वेपन्स बनाए जाने लगे थे। सारा खाना पकाया जा रहा था, अलग अलग तरह के ग्रेन्स थे, उन्हें पकाना था, स्टोर भी करना था, इसलिए कई तरह के वेसल्स बनने लगे। ये सारी चीज़ें बनती थीं स्टोन से या शेल्स से या मेटल से। मेटल में कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ किया जाता था। कॉपर और ब्रॉन्ज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मेटल्स हैं। इनसे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर सॉफ्ट मेटल्स हैं, इसलिए इनका यूज़ ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए किया जाता था। बीड्स वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन एक तरह का रेड स्टोन होता है। इन कार्नेलियन स्टोन्स को पहले काटा जाता था, फिर पॉलिश किया जाता था, फिर इनके बीच से एक छेद किया जाता था, फिर ऐसे कई बीड्स को धागे में पिरोया जाता था, ऑर्नामेंट बनाया जाता था। हमें एक्सकेवेशन में स्टोन वेट मिले हैं, मतलब बाट। ये वेइंग के लिए यूज़ होते थे। इनकी प्रिसाइज शेप होती थी एंड प्रोबेबली दे वर यूज टू वे प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स। उस समय प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज़ होने लगे थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिनको बहुत प्रिसाइसली नापना पड़ता था। ये वेट बनते थे चर्ट के। चर्ट एक तरह का पत्थर होता है। स्टोन्स की ब्लेड्स पाई गई हैं जो शेविंग के लिए यूज़ होती होंगी। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। सील्स जो थे ये स्टोन से बनते थे। दे वर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप और इनमें काफ़ी बार किसी एनिमल की कार्विंग होती थी, जैसे यूनिकॉर्न, पशुपतिनाथ सील, हाथी, राइनोसोरस, डियर, टाइगर। दे वर कार्व्ड ऑन सील। उस समय की सोसाइटी शायद एनिमल्स को अपना भगवान मानती होगी, एनिमल्स के साथ सुपरनैचुरल पावर जोड़ती होगी। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन। पॉट्स का यूज़ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए होता था। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में प्रोबेबली कॉटन ग्रो की गई। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो। एक सिल्वर वास के ढक्कन के साथ और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉटन के टुकड़े अटैच्ड मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। ये दर्शाता है कि क्लॉथ वीविंग भी एक क्राफ्ट था। Archaeologists have also found spindle whorl made of terracotta and fines. Spindle whorl मतलब तकली। ये कॉटन या रुई से धागा बनाने के काम आता है। These were used to spin thread. फाइन्स एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है। स्टोन, मेटल ये सब तो नेचुरली अकर करते हैं, लेकिन फाइन्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है। सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप करने के लिए एक गम यूज़ होता था और फिर उस पेस्ट से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के बाद इनको ग्लेज किया जाता था, जिससे इनका एक बहुत शाइनी और ग्लॉसी सा सरफेस आ जाए। ग्लेज करने के बाद ब्लू या सी ग्रीन कलर निकल कर आता था। फाइन्स का यूज़ होता था बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स या टाइनी वेसल्स बनाने के लिए, छोटे बर्तन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर काफ़ी चीज़ें वर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो उसी काम में स्पेशलाइज करता हो। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन्स, पॉलिशिंग बीड्स, कार्विंग सील्स। All these work was done by specialist. Next topic है in search of raw material. रॉ मटेरियल की खोज में क्राफ्ट पर्सन कई सारी चीज़ें बना रहे थे, जैसे ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, टेराकोटा टॉयज, सील्स। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता था। रॉ मटेरियल से बनकर जो चीज़ें तैयार होती हैं उनको कहते हैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन या रुई रॉ मटेरियल है जिसको प्रोसेस करके क्लॉथ बनाया जाता है। रॉ मटेरियल्स वर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। नेचुरली विल इंक्लूड गोल्ड, कॉपर, वुड एट्सेट्रा।
produced by farmers or herders include food like grains and animal product. While some of the raw materials that the Hadappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. इस सिविलाइजेशन में यहाँ के लोग जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करते थे उनमें से ज़्यादातर चीज़ें लोकली अवेलेबल थीं। उन्हें अपने आसपास से वो तमाम चीज़ें मिल जाती थीं, लेकिन कुछ चीज़ें दूर दराज के इलाकों से मंगानी पड़ती थीं। वो चीज़ें थीं कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन। कॉपर मंगाया जाता था राजस्थान या ओमान से। ओमान मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में एक जगह है। टिन which was mixed with copper to produce bronze may have been bought from present day अफगानिस्तान and ईरान। टिन मिलाया जाता था कॉपर के साथ, इनको मिलाने के बाद बनता था ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टिन मंगाया जाता था अफगानिस्तान या ईरान से, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। सोना मोस्ट प्रोबेबली कर्नाटका से आता होगा और प्रेशियस स्टोन्स मोस्ट प्रोबेबली आते होंगे गुजरात से, ईरान से या अफगानिस्तान से। ईरान सुमेरियन सिविलाइजेशन का हिस्सा था। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ टेराकोटा कार्ट फाउंड फ्रॉम हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट से टेराकोटा कार्ट मिला है, यानी असली के ट्रैवल के लिए भी कार्ट होंगे जो लकड़ी के बने होंगे, पर वुड पेरिशेबल होता है इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। टॉय टेराकोटा कार्ट दर्शाता है कि लकड़ी के कार्ट यूज़ होते होंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर कैरिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बुक में एक सील की पिक्चर है विच इज शोइंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दिस सील शोज द शेप ऑफ शिप। इस सील में शिप बनी है, यानी सी रूट से कनेक्टिविटी रही होगी। अगला टॉपिक है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। सिटी लाइफ वॉज बिजी एंड डेवलप्ड। सिटी में रूलर्स रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे, ट्रेडर्स एंड स्क्राइब्स रहते थे। ये खेती नहीं करते थे। पीपल लिविंग इन कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू पीपल लिविंग इन द सिटीज़। कंट्री साइड यानी गांव देहात के इलाकों में जो लोग रहते थे वो कई तरह के क्रॉप्स उगाते थे, जानवर पालते थे और उन अनाजों को शहर में रहने वाले लोगों को सप्लाई करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में तमाम तरह की क्रॉप्स उगाई जाने लगी, जैसे कि वीट यानी गेहूँ, बार्ले यानी ज्वार, पल्सेस यानी तमाम तरह की दालें, पीज यानी मटर, राइस यानी चावल, सेसमी यानी तिल, लिनसीड यानी अलसी, मस्टर्ड यानी सरसों। फार्मिंग करने के लिए टूल्स चाहिए जैसे कि प्लाव। प्लाव बैल के कंधे पर रखकर चलाने वाले हल को कहते हैं। प्लाव यूज़ किया जाता है खेतों में टू टिल द लैंड, ज़मीन को जोतने के लिए। ओरिजिनल प्लाव नहीं बचा है क्योंकि वो लकड़ी के बने होंगे इसलिए डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। टेराकोटा का बना टॉय प्लाव मिला है जो ये दर्शाता है कि फार्मिंग में प्लाव का यूज़ होता होगा, क्योंकि ओरिजिनल होगा तभी उसका टॉय भी बना होगा। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन वॉज यूज्ड एज दिस रीजन रिसीव्स लेस रेनफॉल। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले रीजन में बहुत कम रेनफॉल होती थी। पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी न किसी फॉर्म का इरिगेशन यूज़ होता होगा, मतलब सिंचाई के तरीके यूज़ किए जाते होंगे। इरिगेशन का मतलब होता है पानी को स्टोर करके रखना, और जब भी खेतों में ज़रूरत हो फार्मिंग के लिए उस समय पानी को रिलीज़ करके फील्ड में यूज़ किया जाता था। दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। इंडस साइट्स पर वेल्स मिले हैं, ड्रेनेज लाइंस मिली हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि इरिगेशन सिस्टम होगा। फार्मिंग से भी फूड आता है लेकिन एनिमल से भी फूड आता है। सो हड़प्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। जहाँ वो रहते थे उनकी सेटलमेंट के आसपास उनको काफ़ी पानी और पास्चर्स मिल जाते थे अपने कैटल और एनिमल्स के लिए। लेकिन जब ड्राई समर मंथ्स आते थे, काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं होती थी, तो काफ़ी बार उनको अपने एनिमल्स को लेकर दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था इन सर्च फॉर वाटर एंड पास्चर्स, मतलब घास जो एनिमल्स खा सके। इसके अलावा लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जैसे बेर।
फिशिंग करते थे और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एंटीलोप को अभी भी हंट करते थे। हंटिंग गैदरिंग नहीं छोड़ी थी उन्होंने। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, अ क्लोजर लुक, जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पन टाउन इन गुजरात की। गुजरात में कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ हैं, उनमें से एक है ढोलावीरा। ढोलावीरा खादिर बेट में सिचुएटेड है, जो रन ऑफ कच्छ में है। वहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल दोनों थी। इस शहर की खासियत ये थी कि इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी शहर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। वेस्टर्न पार्ट नोन एज सीटाडल एंड ईस्टर्न पार्ट नोन एज लोअर टाउन। ईस्ट में लोग रहते थे और सीटाडल में पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी। लेकिन ढोलावीरा शहर के 3 हिस्से थे। हर हिस्से को मैसिव स्टोन वॉल से सराउंड किया गया था। ध्यान दीजिए, ब्रिक की वॉल्स नहीं, यहाँ पर स्टोन की वॉल्स देखने को मिलेगी। हर पार्ट का एंट्रेंस बड़े बड़े गेटवेज के थ्रू था। ढोलावीरा में सेंटर में एक लार्ज ओपन एरिया था जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज होती थी। दूसरा डिफरेंस ये था कि जनरली हमें हड़प्पन राइटिंग्स जो हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में मिली हैं, जैसे सील्स। ये देखिए, सील में नीचे की तरफ एनिमल बने हैं और ऊपर की तरफ हड़प्पन स्क्रिप्ट है। लेकिन ढोलावीरा में हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर्स को वाइट स्टोन में कार्व करके वुड में लगाया गया है। ये हो गया ढोलावीरा। दूसरा इंटरेस्टिंग टाउन है लोथल। इट वॉज लोकेटेड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती रिवर। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट मर्ज इनटू लार्ज रिवर। साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है भोगावो, जिसके बगल में लोथल सिचुएटेड था। लोथल वॉज सिचुएटेड क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात। गल्फ क्या होता है? जब ओशियन या सी का पानी किसी लैंडमास में अंदर तक ऐसे इंडेंटेशन बना देता है, उसको हम कहते हैं गल्फ। गल्फ ऑफ खम्बात इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी में खुलता है। सिंस लोथल वॉज लोकेटेड नियर अ गल्फ, इट मे हैव बीन अ डॉकयार्ड। लोथल की लोकेशन ऐसी थी कि इट वुड ईजिली एक्सेस द सी, तो वहाँ पर शिप और बोट्स का आना जाना आसान हो जाता है। सो लोथल प्रोबेबली डॉकयार्ड की तरह यूज़ होता होगा, जहाँ ट्रेड का सामान लोड या अनलोड किया जाता था शिप पर। इट वॉज सिचुएटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल। यहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी तमाम तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे शेल्स की हो, चाहे मेटल की। देयर वाज आल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। लोथल सिटी में एक स्टोर हाउस मिला है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स। सीलिंग्स का मतलब होता है द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले। दीज वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, जो ये दर्शाती हैं कि स्टोर हाउस में ट्रेड के प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखे जाते होंगे। सील एंड सीलिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर एक बिल्डिंग मिली है जो प्रोबेबली एक वर्कशॉप थी फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोन के पीसेस, हाफ मेड बीड्स, बीड्स बनाने के टूल्स और फिनिश्ड बीड्स, ये सब मिले हैं। ये सब एविडेंस शो करते हैं कि लोथल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा होगा। अब बात करते हैं सील्स एंड सीलिंग्स की। सील्स मोहर की तरह होती हैं दैट आर यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स। हड़प्पन साइट्स में तमाम तरह के काम होते थे। सामानों की डिलीवरी होती थी, तो चीज़ें पहुंचानी है एक जगह से दूसरी जगह, चिट्ठियां पहुंचानी है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर बात आती है कुछ ऐसे तरीकों की जिससे आप जान सको कि जो चीज़ आप भेज रहे हो या ले रहे हो उसके साथ रास्ते में कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है। इसके लिए यूज़ करी जाती थी सील्स, जो बैग्स या पैकेट्स होते थे जिनमें सामान रखा गया हो, उन पे स्टैम्प की जाती थी सील्स। जब बैग बंद किया जाता था तो उसके नॉट के ऊपर वेट क्ले लगाया जाता था, उसके ऊपर सील को प्रेस कर दिया जाता था, तो सील का जो इम्प्रेशन बनता था क्ले पर उसको हम कहते हैं सीलिंग। थोड़ी देर बाद क्ले सूख जाती है और सील इंटैक्ट हो जाती है। अगर वो सामान दूसरी जगह गया है और उसकी सील इंटैक्ट है
इसका मतलब उस सील या बैग या सामान के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी है, क्योंकि अगर किसी ने सामान खोलने की कोशिश करी तो सील टूट जाएगी। अगर सील इंटैक्ट है तो सामान सेफ है। ये था सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में। और ये सील्स बनाना एक प्रॉपर जॉब था जिसको करते थे स्क्राइब्स। अब अगला टॉपिक आता है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change। कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। क्या थे वो चेंज? पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, लोथल। करीब 3900 साल पहले इन शहरों में लोगों ने रहना बंद कर दिया। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स बिकेम रेयर। तमाम तरह के रॉ मटेरियल जो दूर दराज के एरिया से आते थे, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, वो चीज़ें आना कम हो गई। Writing seals and weights were no longer used. In Mohenjo-daro, we find that garbage was piled on the streets and the drainage system broke down. मोहनजोदाड़ो में जो नालियों का सिस्टम था वो टूट गया था और सड़कों पर कचड़े का ढेर लग गया था। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन ऑन द स्ट्रीट्स। बहुत सारे नए अनइम्प्रेसिव मतलब अजीब से अनप्लैन्ड घर बन गए थे सड़कों पर। तो शायद लोगों ने यहाँ पर रहना बंद कर दिया था। व्हाट कैन बी द रीज़न? ये एक मिस्ट्री है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों ने रहना क्यों बंद कर दिया था? तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह के सजेशंस दिए। एक थ्योरी कहती है दैट द रिवर्स ड्राइड अप। जिन नदियों से पानी आता था वो नदियाँ सूखने लग गईं, तो पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से लोग नई जगहों पर जाने लग गए। दूसरी थ्योरी कहती है कि डिफॉरेस्टेशन होने लग गया। डिफॉरेस्टेशन मतलब जब हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो उस जगह पर जहाँ पर पहले फॉरेस्ट था वहाँ की ज़मीन बैरन या बंजर हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? पहला रीज़न, वो वुड का इस्तेमाल करते थे फ्यूल की तरह ब्रिक्स को बेक करने के लिए, या कॉपर ओर्स को मेल्ट और शेप करने के लिए, या एनिमल्स जो थे जैसे कैटल, शीप, गोट, ये ग्रेस करते थे, जिसकी वजह से घास का जो बड़ा कवर था वो ख़त्म हो गया, सॉइल इरोजन होने लग गया और फॉरेस्ट्स ख़त्म हो गए। कुछ एरियाज़ में फ्लड भी आए थे। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से कोई भी पॉसिबल रीज़न हो तो उससे सब कुछ एक साथ कैसे खत्म हो सकता है? नन ऑफ दीज रीजंस एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दीज सिटीज़। सारी सिटीज़ का एक साथ खत्म हो जाने के कारण को ये रीज़न सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर फ्लड आता या रिवर ड्राई होती तो सिर्फ कुछ एरियाज को अफेक्ट करती। सम आर्गुमेंट्स एक्सप्लेन द मिस्ट्री बाय सेइंग दैट रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। जो उस समय के रूलर्स थे उन लोगों ने सिटी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया होगा और जो लोग थे वो मूव करने लग गए नए सेटलमेंट की तरफ। एग्जाम्पल है साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब विच इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबैंडेंड। सिंध और वेस्ट पंजाब में जो अभी पाकिस्तान में है आता है, इन साइट्स को लोगों ने अबैंडन कर दिया था, यहाँ से चले गए। Many people moved into newer, smaller settlement to the east and the south। काफ़ी लोग इन सिविलाइजेशन की जगहों से शिफ्ट करके साउथ में या ईस्ट में चले गए। न्यू सिटीज़ emerged about 1400 years later। इन शहरों के ख़त्म होने के करीब 1400 साल बाद नए शहर बनने लग गए थे। एल्सवेयर में हम पढ़ेंगे इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द एरिया अलोंग द नाइल रिवर। नाइल रिवर इजिप्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। इजिप्ट की सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पुरानी है। वहाँ किंग्स रूल कर रहे थे। ये किंग्स आर्मीज़ को भेजते थे दूर दराज के इलाकों में, वहाँ से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर यानी लकड़ी और प्रेशियस स्टोन्स लाने के लिए। इन किंग्स ने बहुत बड़े बड़े टूम्स भी बनवाए जिनको कहते हैं पिरामिड्स। इजिप्ट के किंग्स की डेथ होती थी तब इनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व करके इन पिरामिड्स में बरी किया जाता था, दफनाया जाता था। इन प्रिजर्व्ड बॉडीज़ को ममीज़ कहा जाता है।
जब इन किंग्स को बरी किया जाता था तो इनके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे क्लोथ्स, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, फूड, ड्रिंक्स, वेपन्स, इन सबको भी बरी किया जाता था। काफ़ी बार एनिमल्स एंड इवन उनके सर्वेंट्स, मेन एंड वुमेन, उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। ये बहुत ही क्रूअल प्रैक्टिस थी। सो these were one of the most elaborate burial known in world history. With this we complete our third chapter of history. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।